गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार ग्रुप ऑफ ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम। हम आपसे चर्चा कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, जो कि थी हमारे पास में यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था हमारे पास में मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ये थी हमारे पास में यूनिट फर्स्ट। कौन सी थी? यूनिट फर्स्ट है, वो हम चर्चा कर रहे थे। और उसमें हमने आपको है जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो बताया था। उसके बाद में हमने बताया था कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें बंध विखंडन होता है तो वो कितने प्रकार का होता है। वो जो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो उसमें जब बंध का विदलन होता है वो कितने प्रकार के होता है। वो सामान्य रूप से दो प्रकार का मैंने आपको बताया था। एक तो था हमारे पास में समांश बंध विदलन और दूसरा था हमारे पास में विषमांशन बंध विदलन। समांशन बंध विदलन है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन हैं, दो सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन हैं, जो साझे किए हुए दोनों इलेक्ट्रॉन समान रूप से दोनों परमाणुओं पर चले जाते हैं, तो इस प्रकार के बंध विदलन को हम समांश बंध विदलन कहते हैं। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बता दिया था। मान लीजिए हमारे पास में कार्बन, ये मान लीजिए X परमाणु कोई है, तो यदि समांश बंध विदलन होता है तो बंध के हमें पता है सहसंयोजी बंध के निर्माण में दो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? दो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। और जब समांश बंध विदलन होता है तो होता क्या है कि समान रूप से इलेक्ट्रॉनों का विभाजन ही क्या कहलाता है? समांश बंध विदलन कहलाता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो इस परमाणु की ओर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु की ओर चला जाएगा, तो यहाँ पर जो है एक मुक्त मूलक यहाँ पर निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाएगा? मुक्त मूलक का निर्माण हो जाता है। इसको कहते हैं हम क्या? मुक्त मूलक। मुक्त मूलक इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हम इस इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए हमने इसकी मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक है, उसकी संरचना के बारे में है लास्ट क्लास के अंदर चर्चा कर चुके थे। और आज हम जो क्लास में चर्चा करेंगे वो करेंगे हम कार्बन मुक्त मूलक है उसका स्थायित्व। क्या संरचना के बारे में हम लास्ट क्लास के अंदर हम चर्चा कर चुके थे, और आज जो चर्चा करेंगे वो है हमारे पास में उसका स्थायित्व। कार्बन मुक्त मूलक है, उसका स्थायित्व है, किस प्रकार से वो स्थायित्व ग्रहण करता है। हमें पता है कार्बन मुक्त मूलक है 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है। कैसी है? एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, अर्थात अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। और जब ये अष्टक ग्रहण कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तो ये कैसा हो जाता है? स्थायित्व की ओर चला जाता है। तो हम देखेंगे कि जो कार्बन मुक्त मूलक है उसके स्थायित्व को दो फैक्टर हैं जो कि स्टेबलाइजेशन उसको देते हैं। पहला है हमारे पास में, एक है प्रेरणिक प्रभाव और दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन। प्रेरणिक प्रभाव के इंग्लिश में कहते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट, और हाइपर कॉन्जुगेशन है वो इंग्लिश है, इसको हिंदी में कहते हैं हम अति संयुग्मन, इसको हम कहते हैं। तो देखिए प्रेरणिक प्रभाव है, प्रेरणिक प्रभाव हमें पता है कि दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास में प्लस आई प्रभाव, और एक होता है माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव और प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव के द्वारा तो जो इलेक्ट्रॉन है दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? इससे बढ़ाता है। जबकि माइनस आई प्रभाव है वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसको क्या करता है? घटाता है। क्या करता है? माइनस आई प्रभाव बंध के इलेक्ट्रॉनों को वापस अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसको घटा देगा। अर्थात यहाँ पर हम देखें तो हमें पता है कि ये फ्री रेडिकल है, मुक्त मूलक है। क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, अर्थात यहाँ पे कोई ऐसी स्पीशीज आके जुड़े जो कि इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करे? बढ़ाए, तो वो फैक्टर है क्या करेगा? इसको स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन का फैक्टर है वो है प्रेरणिक प्रभाव प्लस आई प्रभाव प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है जो इसके जो इलेक्ट्रॉन न्यूनता है उसको घटाएगा और इसको जो स्थायित्व है उसको बढ़ाता है। तो आगे इसमें हम लिखेंगे, देखिए पहला टॉपिक है हमारे पास में, इसमें लिखेंगे निम्न कारक
कारक कार्बन मुक्त मूलक के स्थायित्व को बढ़ाते हैं। इसमें पहला है हमारे पास में कौन सा, प्रेरणिक प्रभाव। पहला है हमारे में प्रेरण प्रभाव। तो देखिए प्रेरण प्रभाव है, मैंने बताया था कि दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है जो कि प्लस आई प्रभाव देता है, और प्लस आई प्रभाव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो बढ़ाता है। कार्बन मूलक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करता है, बढ़ा देता है। जबकि माइनस आई प्रभाव है वापस इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो वो उसके स्थायित्व को घटाएगा। तो यहाँ पर जो है इसके स्थायित्व को ग्रहण करेगा वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई प्रभाव। कौन सा होगा, प्लस आई प्रभाव। अर्थात हम इसमें लिखेंगे कि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है जो उसके द्वारा है जो कार्बन मुक्त मूलक है उसका स्थायित्व बढ़ता है। तो इसमें लिखेंगे हम जानते हैं एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है। कैसा होता है, प्लस आई प्रभाव होता है। अतः मुक्त मूलक कार्बन पर मुक्त मूलक कार्बन पर जितने एल्किल समूह होंगे, जितने एल्किल समूह होंगे उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। क्या होगा, कार्बन मुक्त मूलक पर जितने एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे, एक तो सबसे पहली बात यह है कि एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव लगता है, प्लस आई प्रभाव लगता है। और जितने ज्यादा एल्किल समूह कार्बन मुक्त मूलक पर जुड़े हुए होंगे उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व है जो बढ़ेगा। और जितना इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व बढ़ जाता है। तो आगे लिखेंगे तथा मुक्त मूलक की इलेक्ट्रॉन न्यूनता घटती है तथा कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व उतना ही बढ़ जाता है, उतना ही स्थायित्व जो बढ़ जाता है। तो देखिए मैंने बताया था कि कार्बन मुक्त मूलक है उस पर एल्किल समूह है, उसका कौन सा प्रभाव पड़ता है, प्लस आई प्रभाव पड़ता है। और प्लस आई प्रभाव का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन घनत्व है जो मुक्त मूलक पर बढ़ाता है। और हमें पता है कि कार्बन मुक्त मूलक है कैसी स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है। कैसी स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, जिससे कि
जब प्लस आई एल्किल समूह है, प्लस आई प्रभाव वाला समूह है जो कार्बन मुक्त मूलक पर जुड़ जाएगा, तो क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण जो कार्बन मुक्त मूलक है उसका स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देखिए हमारे पास में है, एक तो है, मान लीजिए मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि जितने एल्किल समूह जो कार्बन मुक्त मूलक पर बढ़ेंगे उतना ही जो स्थायित्व है उस पर बढ़ जाता है। तो देखिए मान लीजिए ये मैं कार्बन मुक्त मूलक ले रहा हूं, इस पर मान लीजिए एक भी कार्बन है जो यहाँ पर, सॉरी एक भी एल्किल ग्रुप यहाँ पर नहीं है, और दूसरे नंबर में यदि मिल लूं, सॉरी यदि मैं एक एल्किल समूह ले लूं, ये है मान लीजिए R और ये है H, तो यहाँ पर एक एल्किल समूह का पर प्लस आई प्रभाव पड़ रहा है, तो इसकी बजाय ये ज्यादा स्थायित्व होगा, और यदि इस पर दो एल्किल समूह हो तो इससे ज्यादा वो स्थायित्व होगा। देखिए ये कार्बन, ये R ग्रुप, ये R ग्रुप, और ये क्या है, H ग्रुप, है ना, और यहाँ पर है हमारे पास में, सॉरी ये क्या है, मुक्त मूलक, कौन सा है, मुक्त मूलक। अब एक और है हमारे पास में, मान लीजिए ये कार्बन है, ये R ग्रुप, ये R ग्रुप और ये R ग्रुप, इस पर भी मुक्त मूलक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैंने बताया था जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी तो प्लस आई प्रभाव बढ़ता है, और प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व है जो बढ़ता जाता है। समझ में आया, नहीं आया, आया? तो देखिए मैं ये तो बताना चाह रहा था आपसे कि जैसे जैसे प्लस अब जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी कार्बन मूलक पर, वैसे वैसे क्या बढ़ता जाता है, उसका स्थायित्व बढ़ता जाता है। तो ये तो होता है हमारे पास में जो है प्रेरण प्रभाव के द्वारा जो है कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व किस प्रकार से बढ़ता है। यहाँ शॉर्ट में यहाँ पर लिखूं तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 डिग्री है, 3 डिग्री मुक्त मूलक है वो अधिक स्थायी होगा, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, और उसके बाद में CH3 है मुक्त मूलक वो अधिक स्थायी होता है। इन दोनों को ही है हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, और इसको है इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। तो ये तो होता है प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व। अब हम देखेंगे वो है हमारे पास में अतिसंयुग्मन द्वारा जो है कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व। दूसरा है हमारे पास में अतिसंयुग्मन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, अर्थात हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा जो है अनुनाद द्वारा इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूनता है उसकी घटती है। और वो किस प्रकार से घटती है, हाइपर कॉन्जुगेशन जब कब होगा, जब जारकेनी कार्बन मुक्त मूलक के रेस्पेक्ट में कोई बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तो वो बीटा हाइड्रोजन परमाणु है जो अतिसंयुग्मन में भाग लेगी, और अतिसंयुग्मन के द्वारा है जो उसका स्थायित्व बढ़ता है। तो देखिए दूसरा टॉपिक हमारे पास में, दूसरा कारक है हमारे पास में वो है अतिसंयुग्मन। कौन सा है दूसरा कारक, कौन सा है हमारे पास में, अतिसंयुग्मन। माइनस आई प्रभाव तो उसको घटा देगा, उसके स्थायित्व को घटाता है, तो उसकी हम यहाँ पर चर्चा ही नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे, हमें तो उसकी चर्चा कर रहे हैं जो इसके स्थायित्व को बढ़ाता है। तो देखिएगा दूसरा है हमारे पास में अतिसंयुग्मन। अतिसंयुग्मन इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन ये दूसरा फैक्टर है हमारे पास में। देखिएगा हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन कब पाया जाता है, जब क्या हो, कार्बन मुक्त मूलक है उसके रेस्पेक्ट में क्या हो, बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तो क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा अनुनाद पाया जाता है, जिसके द्वारा जो कार्बन मुक्त मूलक है उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाता है, और उसके द्वारा स्थायित्व है वो ग्रहण कर लेता है। जितने बीटा हाइड्रोजन परमाणु ज्यादा होंगे उतना ही कार्बन मुक्त मूलक है उसका क्या होगा, स्थायी होगा, क्या होगा, उसका उतना ही
अधिक स्थायित्व होगा। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे पहले कार्बन मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक के स्थायित्व का दूसरा कारक है अतिसंयुग्मन द्वारा, अतिसंयुग्मन द्वारा अनुनाद, अतिसंयुग्मन द्वारा अनुनाद। तो देखिए अतिसंयुग्मन द्वारा अनुनाद है, उसके द्वारा क्या होता है, कार्बन जो मुक्त मूलक है उसका स्थायित्व बढ़ता है। क्या होता है, कार्बन मुक्त मूलक है उसका स्थायित्व बढ़ता है। तो देखिए यहां पर जब अतिसंयुग्मन कम उपस्थित होगा, जब क्या हो, बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तो क्या होता है, अतिसंयुग्मन होता है। तो देखिए इसमें लिखेंगे आगे, इस अनुनाद में बीटा हाइड्रोजन परमाणु भाग लेते हैं, बीटा हाइड्रोजन परमाणु भाग लेते हैं। कौन लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन भाग लेता है, बीटा हाइड्रोजन परमाणु भाग लेता है। तथा उदाहरण के लिए हम लें जैसे कि एथिल जो मुक्त मूलक है, कौन सा मुक्त मूलक है, एथिल मुक्त मूलक। एथिल मुक्त मूलक के पास में 3 बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तथा इसकी 4 जो है हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनती हैं। देखिए आगे हम लिखेंगे, उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं एथिल, उदाहरण के लिए लेंगे एथिल मुक्त मूलक, एथिल मुक्त मूलक में 3 बीटा हाइड्रोजन परमाणु हैं और यह निम्न प्रकार अतिसंयुग्मन अनुनाद दर्शाते हैं तथा जिसमें 4 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। देखिएगा हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं अतिसंयुग्मन को समझाने के लिए, वो ले रहे हैं किसका, एथिल मुक्त मूलक। एथिल मुक्त मूलक है, उसका एग्जाम्पल है हमारे पास में क्या, CH3CH2। ये कौन सा मुक्त मूलक है, एथिल मुक्त मूलक का एग्जाम्पल है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके पास में कितना बीटा हाइड्रोजन परमाणु है, इसके हमारे पास में ये तो हो जाता है अल्फा, और ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से संलग्न जो हाइड्रोजन है उसको क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन उसे हम कहते हैं। तो देखिए इसमें अनुनाद किस प्रकार से होगा, ये मान लीजिए मैं इसको खोल के लिखूं, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, और ये यहाँ पर CH2, ये यहाँ पर मुक्त मूलक है। तो देखिए ये जो इसके साथ बीटा हाइड्रोजन है, ये वाला बीटा हाइड्रोजन इसके साथ अनुनाद दर्शाएगा अतिसंयुग्मन द्वारा। तो बंध के इलेक्ट्रॉन आधे इधर की ओर जाएंगे, आधे इधर की ओर जाएंगे, अर्थात बंध के इलेक्ट्रॉन समास बंध विचलन होगा। तो हाइड्रोजन रेडिकल और इधर रेडिकल और इधर भी रेडिकल बनेगा, तो ये रेडिकल है इसके साथ बंध बना लेता है और इसमें अतिसंयुग्मन हो जाता है। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगी, दूसरी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड
H2 यहाँ पर है जो इस मुक्त मूलक को, हाइड्रोजन मुक्त मूलक को दर्शाते हैं। तो एक स्ट्रक्चर तो इसकी ये हो जाती है। अब है जो हम यदि एक और स्ट्रक्चर इसकी यदि बनाए तो ऐसे ही इसकी दूसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। यदि अब की बार इसके साथ यदि हाइपर कॉन्जुगेशन दर्शाएं तो इसकी दूसरी स्ट्रक्चर बन जाती है, और जब इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन दर्शाया जाता है तो इसकी तीसरी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन जाती है। अर्थात तीनों हाइड्रोजन है वो अलग अलग जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन दर्शाएंगी तो यहाँ पर 4 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है इसकी बनती हैं। क्या बनती हैं? 4 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इसकी बनती हैं। आगे मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि कार्बन मुक्त मूलक की जो समकक्ष जितने बीटा हाइड्रोजन परमाणु, जितने अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होंगे उसका जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है उतना ही अधिक बनेंगे, और जितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है अधिक बनेंगी उसका स्थायित्व, कार्बन रेडिकल है उसका इतना स्थायित्व बढ़ता है। अर्थात मैं फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि कार्बन मुक्त मूलक है उसके रेस्पेक्ट में जितना बीटा हाइड्रोजन, जितने अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होंगे वो उतना ही अधिक स्थायित्व ग्रहण करेंगे, क्योंकि उसमें उतनी ही अधिक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उसकी बन पाएंगे जिससे कि वो स्थायित्व ग्रहण करता है। तो देखिए हम एग्जाम्पल के लिए और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। देखिए हमारे पास में एक है क्या, एथिल मुक्त मूलक, और दूसरा है वो है मैथिल मुक्त मूलक। मैथिल मुक्त मूलक हमें पता है एथिल मुक्त मूलक में उसमें कितना बीटा हाइड्रोजन परमाणु है? कितनी है? 3 बीटा हाइड्रोजन, 3 बीटा हाइड्रोजन परमाणु है। जबकि मैथिल मुक्त मूलक के पास में कितने बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होती है? एक भी उपस्थित नहीं होती। ये मैथिल मुक्त मूलक है, उसका रासायनिक फॉर्मूला यही तो होता है। अब ये मैथिल मुक्त मूलक है तो इसके रेस्पेक्ट में तो कोई कार्बन है ही नहीं। क्या नहीं है? कोई बीटा कार्बन है ही नहीं, खुद ये एक अल्फा कार्बन है ओनली, उसके रेस्पेक्ट में कोई बीटा कार्बन है ही नहीं, और बीटा कार्बन नहीं है तो उसके पास में बीटा हाइड्रोजन परमाणु भी नहीं है। तो इसलिए इसके पास में इसमें कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाता, जबकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है, और 3 बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने के कारण इसमें 4 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इसकी बनती हैं, जबकि इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन नाम का कोई वर्ड ही उपलब्ध नहीं होता है। तो इसलिए एथिल जो मुक्त मूलक है वो ज्यादा स्थायी होता है बजाय कि मैथिल मुक्त मूलक के। अंडरलाइन इसको हम उतार लेंगे। तो इसको उतार लेते हैं। ये होता है हमारा जो कार्बन मुक्त मूलक है उसका जो स्थायित्व है कंप्लीट संरचना हमने लास्ट क्लास में करवा दी थी, लास्ट वीडियो के अंदर, और आज हमने करवा दी है जो कार्बन मुक्त मूलक है उसका स्थायित्व किस प्रकार से होता है। तो उतार लीजिए इसको।